नमस्कार, आई एम सिद्धार्थ राय और आज मेरे साथ हैं सार्थक बंडूला। सार्थक इज फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज अ सीए फाइनलिस्ट। ये मेरे बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो आज हम देखते हैं कि सार्थक हमसे क्या पूछना चाहते हैं। हाय सार्थक, Hi Siddharth, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? आई एम गुड। तो बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सिद्धार्थ, मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के अनसर्टेन टाइम में स्पेशली जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन है और जो पैंडेमिक चल रहा है, तो उस टाइम में मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा हमारे लिए। स्पेशली जैसे कि अगर हम सिर्फ दो चीज़ों को कंसिडर करें, गोल्ड और इक्विटी, तो इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जैसे अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में जो गोल्ड और इक्विटी की रिटर्न्स है वो लगभग लगभग इक्वल ही रही है। लेकिन अगर हम रिस्क फैक्टर से कंसिडर करें तो गोल्ड का कभी भी जाएगा उसका रेट हमें ऊपर ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी पे जाए तो वहां पे हमें अनसर्टेन टाइम्स मिल सकते हैं, जैसे इसी साल अगर हम मार्च और अप्रैल ही उठा लें। तो आपके अकॉर्डिंग हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। सी सार्थक, जब हम गोल्ड और इक्विटीज को, स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले एक बात को समझना जरूरी है कि गोल्ड जो है वो एक प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। ठीक है? जिस तरह से इक्विटीज हैं या जिस तरह से प्रॉपर्टी रियल एस्टेट होता है कि हमारे एसेट के पीछे कुछ ऐसा है जिसके कारण हमें उस एसेट से भी इनकम की उम्मीद है। जैसे स्टॉक्स के अंदर हमें डिविडेंड्स के थ्रू या फिर कंपनी की ग्रोथ के थ्रू कमाई होने की उम्मीद होती है, उसी तरह से गोल्ड से हम इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते, है ना? तो गोल्ड इज मोर ऑफ अ करेंसी। ठीक है? गोल्ड को हम सिर्फ एक प्योर प्रोडक्टिव एसेट नहीं मान सकते, है ना? और तो इसीलिए गोल्ड ज्यादा अनसर्टेन टाइम्स के अंदर काम आता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के अंदर जब इन्फ्लेशन का या इस तरह के डर होते हैं, तब उन चीजों से गोल्ड को बेनिफिट होने के कारण उस टाइम पर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ जाती है ना? अब हम बात करें कि मार्च की और अभी की, तो मार्च में और इस साल के दिसंबर में बहुत फर्क है। कि मार्च के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जब ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुए, तो एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा, ये काम, जो इकोनॉमीज इतनी ज्यादा क्रैश हो रही हैं, इनका काम वापस आएगा या नहीं आएगा, या फिर जो ये ग्रोथ नेगेटिव जाने वाली है सभी कंट्रीज की, ये कब वापस सही होगा सब कुछ। बहुत ज्यादा डर की सिचुएशन थी, है ना? बहुत ज्यादा डर की सिचुएशन थी, इसलिए गोल्ड उस टाइम पर एक बेटर ऑप्शन था। बट अब हमारे पास उस टाइम के कंपैरिजन में काफी क्लैरिटी है। इंटरेस्ट रेट्स गवर्नमेंट्स ने कम कर दिए हैं, गवर्नमेंट्स पूरी प्रोएक्टिवली टैकल कर रही हैं इस प्रॉब्लम के साथ, है ना? प्लस जो यूएसए ने करेंसी प्रिंटिंग स्टार्ट की, और यूएसए के पीछे सभी कंट्रीज ने उसके बाद करेंसी की प्रिंटिंग स्टार्ट की, उसके बाद जो बाकी सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि बैंक एफडीज या किसी भी तरह के दूसरे सेफर ऑप्शंस जो थे इन्वेस्टमेंट के, वो सभी कम अट्रैक्टिव लगने लग गए, है ना? तो इक्विटीज के लिए एक बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया, है ना? अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम बैठे हैं, यहाँ से जिस पॉइंट पर हम इकोनॉमी को अगर यहाँ से देखते हैं, तो इकोनॉमी यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे जाती हुई नहीं लगती। एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल के पीरियड के, मतलब 2-3 साल के व्यू से, है ना? जब हमारे पास इतनी क्लैरिटी होती है, उस टाइम पर गोल्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं होता। ओके, नो डाउट कि लॉन्ग रन के अंदर गोल्ड और इक्विटीज के पिछले 15-20 साल में ऑलमोस्ट सेम से रिटर्न्स थे। और ये भी कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर भी गोल्ड कोई बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं बनने वाला। बट अगर हम नेक्स्ट कुछ सालों के लिए देखें, तो इक्विटीज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ग्रोथ को कंसिडर करने के लिए, क्योंकि अब ग्रोथ जो है वो एक्चुअली प्रैक्टिकली इकोनॉमीज के अंदर वापस आ रही है। ठीक है? और इसके अलावा हमें जरूरी नहीं है कि गोल्ड और इक्विटीज के अंदर से एक चीज ही सिलेक्ट करनी है। हम इन दोनों को जोड़कर भी ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना? अपने पोर्टफोलियो में हम इन दोनों को पोर्टफोलियो में सकते दोनों को डाल हैं। सकते हाँ, हैं। जिस पॉइंट पर हमारे पास सर्टेनिटी ज्यादा हो कि ग्रोथ अच्छी होगी, काम बढ़ने वाला है, उस पॉइंट पर हमें अपने इक्विटी के पोर्शन को उसके अंदर बढ़ा देना है, अपने पोर्टफोलियो के अंदर। और जिस पॉइंट पर अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, उस पॉइंट पर हमें गोल्ड का रेशियो बढ़ा देना है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर गोल्ड का रेशियो कम और इक्विटीज का रेशियो प्रोपोर्शन ज्यादा होना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है?
ऐसा ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पर गोल्ड ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा, बट अभी की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए इक्विटीज इज अ मच बेटर ऑप्शन देन गोल्ड। सी गोल्ड के ऊपर मैंने कुछ एक वीडियोस भी पहले डाली हुई है जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि गोल्ड किस की जो इस तरह से बढ़ा था पिछले 6-8 महीने में, वो उसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे, और गोल्ड की प्राइस की जो टेक्निकलिटीज थी वो क्या थी, किस पॉइंट से गोल्ड टर्न अराउंड हुआ, एंड अब गोल्ड का हमें पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है, उसके ऊपर मैंने कुछ एक वीडियोस भी बनाई हुई है। तो इन डेप्थ अगर तुम उसके बारे में जानना चाहो तो तुम यूट्यूब पर वो भी देख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गई जैसे अगले 3-4 सालों की बात। लेकिन अगर हम, ये कहा जाता है कि हमें अपने हिस्ट्री से लर्न करना चाहिए। अगर हम आगे जाके फ्यूचर में देखें कि ऐसा ही अनसर्टेन टाइम दोबारा से आता है, ओके, दोबारा से ऐसे ही कोई क्राइसिस वगैरह आ जाता है, तो उस टाइम पे हमें अपना सारा पैसा इक्विटी से निकाल के गोल्ड में डाल देना चाहिए, या उस टाइम पर भी हमें अपना पोर्टफोलियो दोनों में डिवाइड करके रखना चाहिए? ओके। सी हमारा पोर्टफोलियो जो है, हम अनसर्टेनिटीज को अनसर्टेनिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसे बहुत पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म। एंड प्रैक्टिकली अगर हम उस पॉइंट पर चले जाएंगे जब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी, तो इतना जरूरी नहीं है कि हम ऐसी पोजीशन में हो कि हम अपने स्टॉक्स को बेचकर गोल्ड ले सकें, है ना। इसको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर दोनों को ही रखना चाहिए ज्यादातर, क्योंकि अनसर्टेनिटी आने के बाद एक्ट करना वैसे मुश्किल हो जाता है, और अनसर्टेनिटीज को पहले प्रिडिक्ट करना वो अपने आप में हर हर एक इन्वेस्टर नहीं कर पाता है। तो ये एक थ्योरेटिकल बात जरूर कही जा सकती है कि अनसर्टेनिटीज के डर से पहले गोल्ड के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, या ऐसा, या इक्विटीज से बाहर निकल जाइए। बट प्रैक्टिकली जो मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो ये बात जानते हैं कि ये इस टाइम को हम कभी भी नहीं बता सकते कि कब इस तरह की बड़ी क्राइसिस फिर से आ जाए। तो इसलिए हमें दोनों के अंदर अपने पैसे को रखना चाहिए। हाँ, रेशियो जो है ओके। वो जरूर कम ज्यादा करते रहना चाहिए। बट अगर हम सिर्फ यही देखें, जैसे गोल्ड वर्सेस हम निफ्टी देख रहे हैं या गोल्ड वर्सेस सेंसेक्स देख रहे हैं, ओके, तब तो हमारे रिटर्न्स मोर और लेस इक्वल ही है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक के साथ ही उसे कंपेयर कर ले, ओके, तब तो जैसे टीसीएस हो गया, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, इन सब ने गोल्ड को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। तो अगर हम सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक अपना पोर्टफोलियो बनाए तो वो तो फिर गोल्ड से मच बेटर होगा, अगर हाँ, ये ब्लू चिप बिल्कुल कंपनीज ही देखे। बिल्कुल ठीक बात है। गोल्ड से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर हम बात करने लग जाते हैं प्रॉपर प्रोडक्टिव क्वालिटी कंपनीज के स्टॉक्स की, हम्म है ना। उनको जो हम्म। बेनिफिट्स मिलते हैं, पीछे जितनी ग्रोथ पीछे की कंपनी करती होगी उसी तरह से स्टॉक्स परफॉर्म करने लग जाएंगे, है ना। उसी टाइम गोल्ड से के अंदर शेयर भी ऐसा ग्रो हो नहीं करेगा। सकता, गोल्ड के अंदर ऐसा हो नहीं सकता। गोल्ड का तो जो भी पास हिस्ट्री थी, जो पिछले 10,000 साल से गोल्ड काम करता आ रहा है, वही काम गोल्ड आज कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके बढ़ने से या घटने से गोल्ड को प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। हाँ, तो ये बात ठीक है कि अगर हम बहुत ही अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखते हैं तो वो गोल्ड से बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि गोल्ड इज नॉट अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। गोल्ड को हमें एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, गोल्ड को एक हेज की तरह देखना चाहिए। अगर आप अपने ब्लू चिप स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से हेज करना चाहते हो, कि जब कोई बुरा टाइम आए इकोनॉमीज का, या किसी बहुत ही टेम्परेरी फेज आए बुरा, उसके अंदर आप अपने जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उनसे घबराहट के कारण या डर की वजह से ना निकलो, उस टाइम के लिए आपको गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। क्योंकि गोल्ड के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उस टाइम में उन लॉसेस को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकता है। तो गोल्ड को हमें एक हेज की तरह लॉसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे अगर गोल्ड को यूज किया जाए तो बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। और मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे गोल्ड में तो इन्वेस्ट करना ही है, फिजिकल गोल्ड हो गया, दिवाली धनतेरस पे लोग ले ही लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे गवर्नमेंट लाई थी गोल्ड बॉन्ड्स लाई थी, या आजकल गोल्ड ईटीएफ्स का भी बहुत चल रहा है। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, जैसे हमारे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए? तो इतनी इनकम ज़्यादा हम लगाते नहीं है इन्वेस्टमेंट। सो अगर हमारे पास कम पैसा है तो हमारे को गोल्ड ईटीएफ्स में लगाना बेटर है या गोल्ड बॉन्ड्स में लगाना बेटर है? सी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बहुत सारे लोगों को ये बातें शायद पता भी नहीं है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस भी हैं। हम्म तो देखो, गोल्ड ईटीएफ्स के और गोल्ड बॉन्ड्स के दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है।
गोल्ड ETF का बेनिफिट ये है कि उसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो, छोटी से छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, है ना। तो गोल्ड ETF इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और गोल्ड ETF एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। इट इज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड विच ट्रेड्स ऑन एक्सचेंज, ठीक है, जो शेयर्स की तरह मार्केट के अंदर ट्रेड होता है, तो उसको आप स्टॉक्स की तरह बाय कर सकते हो, स्टॉक्स की तरह सेल कर सकते हो। तो गोल्ड ETF एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। गोल्ड बॉन्ड का एडवांटेज क्या होती है कि गोल्ड बॉन्ड ज्यादातर डिस्काउंट पर चल रहे होते हैं। आप कभी मार्केट के अंदर उसके गोल्ड के किसी बॉन्ड का प्राइस देखोगे तो वो एक्चुअली मार्केट के करंट प्राइस से कुछ डिस्काउंट पर चल रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम बहुत ही लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक तो हमें वो डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा और उसके साथ जो ईयरली हमें उसके ऊपर एक कूपन मिलता है गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर 2.5% या 3% डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड, वो हमें कूपन मिलता है। तो हाँ, तो गोल्ड को मतलब एक जो अनप्रोडक्टिव एसेट के ऊपर हमें 2.5 से 3% इंटरेस्ट भी मिलना, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हमारी इन्फ्लेशन की कॉस्ट को कवर कर लेगा, है ना। तो गोल्ड बॉन्ड अगर आपका बहुत लंबा पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको जरूर गोल्ड बॉन्ड्स को कंसिडर करना चाहिए। और रूटीन के लिए अगर आप थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर आपके लिए गोल्ड ETF इज अ मच बेटर ऑप्शन। ओके, थैंक यू सिद्धार्थ मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। काफी क्लैरिटी आज मुझे मिली है, एंड आई एम सीरियसली थिंकिंग कि मैं गोल्ड ETFs में ही चाहे या तो SIP स्टार्ट करूँ या थोड़ा थोड़ा करके ETFs में डालना शुरू करूँ। उससे मे बी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा रिटर्न ना आए, लेकिन जैसे आपने कहा प्रॉफिट को और अपने लॉस को मैं हेज जरूर कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट। हाँ थैंक यू सार्थक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और आप सभी इसी तरह से सीड इन्वेस्टिंग को देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह की वीडियोस के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं। थैंक यू सो मच।